15 अगस्त जिस दिन देश जो है वो अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा था, ठीक उससे 3 दिन पहले भारत सरकार ने पाकिस्तान के आईएसआई की सबसे बड़ी साजिश नाकाम कर दी। एक व्यक्ति का नाम, 14 राज्य और 200 से ज़्यादा जो है गिरफ्तारी, और उसके बाद में आईएसआई का एक नया बाशिंदा शहजाद भट्टी। कौन है ये, क्या कर रहा था, समझने का प्रयास करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं कि अमित शाह जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं, इन्होंने ट्वीट के माध्यम से इस चीज़ को साझा किया कि उन्होंने जो है आईएसआई बैक टेरर नेटवर्क जो शहजाद भट्टी नेटवर्क था उसको सक्सेसफुली ध्वस्त किया। साथ ही के अंदर हमें देखने को मिलता है कि हमारी आईबी, रॉ, एनआईए और जो स्टेट पुलिस फोर्सेज है उन सब के साथ में कोऑर्डिनेट ऑपरेशन करके लगभग 14 स्टेट्स के अंदर हमने जो है वो इस ऑपरेशन को चलाया और 200 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ की। और इसके बाद में हमें बहुत सारे रिकवरीज, बहुत सारी बरामदी चीज़ें हुई, जिसके अंदर हमें आईडीज, ग्रेनेड्स और इसके अलावा जो है पिस्टल्स और लाइव कार्ट्रिजेस हमें देखने मिलती है। इसके अंदर हमें पाकिस्तान की जो फैक्ट्री है उसके हमें जो है निशान देखने मिलते हैं, जो वहाँ की स्टेट कंपनी है, वहाँ की सरकारी कंपनी है जो कि मिलिट्री के लिए जो है वेपन्स बनाती है, उसका भी मार्क जो है हमें देखने को मिलता है। तो हम समझ सकते हैं कि इनकी क्या मानसिकता है और क्या मानसिकता, इनका दिमाग कहाँ तक जाता है, ये हमें पता चलता है। इसके बाद में हमें देखने को मिलता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है ये रेस्पॉन्सिबल है भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए, लेकिन जब हम बाह्य सुरक्षा की बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो है वो काम करती है। और साथ ही के अंदर हम ये देखते हैं कि जब अमित शाह ने ट्वीट किया तो अमित शाह जी के ट्वीट करने के बाद में सारे न्यूज़पेपर्स में यह हेडलाइन बनती है कि ये शहजाद भट्टी और उसका नेटवर्क आखिर है क्या। तो शहजाद भट्टी और नेटवर्क जो है लगभग 15 अगस्त में इन्होंने प्रसारित था कि ये भारत के अलग अलग जगहों पे जो है हमले करने वाले हैं। लगभग 3 दिन पहले 12 अगस्त को जो है ये ऑपरेशन शुरू किया गया और इस ऑपरेशन के अंदर हमें देखने मिलता है कि ये एक आतंकी सिंडिकेट था जो कि भारत में ग्रेनेड, आईडीज और पेट्रोल बम हमलों के साथ में जो टारगेटेड किलिंग्स है, मतलब इंडिविजुअल को मारने वाली जो चीज़ें वो हमें देखने मिलती है। ये जो टेक्निक है आईएसआई ने ये रशिया से ली है, जहाँ पे उसने कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएसए के अंदर सेम चीज़ की थी, तो ये वहाँ से इंस्पायर्ड हो गए, मतलब कॉपी पेस्ट वाला मैकेनिज्म है इनका। और उसके बाद में क्या हुआ कि जो पाकिस्तान की फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, वो उसके हमें निशान देखने मिलते हैं, तो इन्होंने जो है कुछ चीज़ें बदली भी नहीं, तो हमारे पास में पूरे ट्रेसेस है। लेकिन ये जो नाम आया शहजाद भट्टी, आखिर ये कौन है? तो सबसे पहले ये है पाकिस्तान के अंदर टोटल 4 प्रांत है, जहाँ पे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और यहाँ पे हमें खैबर पख्तूनख्वा। इसका जो हिस्सा है पाकिस्तान का जो हिस्सा है पंजाब, यहाँ पे थोड़ा भारतीय पंजाब है और ये पाकिस्तान वाला पंजाब है। इसी के अंदर ये एक लोकल गुंडा था जो लोकल पॉलिटिकल क्राइम्स करता था। एक दिन जो है ये आईएसआई के रेडार में आता है और आईएसआई जो है इसको सोशल मीडिया आइकन बना देती है, जहाँ पे ये अपनी दबंग, अपने दबदबे के लिए जो है रील्स और फेसबुक पे जो वीडियोस चलते हैं उसके अंदर काफ़ी फेमस हुआ। भारत का जो बेरोजगार यूथ है जो इस चीज़ को देख रहा था, इस चीज़ के काफ़ी प्रभावित हुआ, उसको कभी कभी जो है मैसेज आता था, एक मैसेज जिसमें शहजाद भट्टी है उसका पर्सनल मैसेज अगर आपके पास आए, और जो इतना बड़ा यूथ आइकन है तो जो है यूथ थोड़ा सा बहल गया। और उस बहलने के अंदर जो है जब इन्होंने कांटेक्ट किया तो कुछ चंद पैसों के लिए जो कि सेंट्रल एशिया की कंट्रीज से आ रहे थे, उसके लिए उन्होंने लोकल लेवल पे ये जो बॉर्डर है ये हमें देखने को मिलता है भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर। यहाँ पे हमें राजस्थान और पंजाब वाला जो रीजन है जहाँ पे ड्रोन्स के थ्रू जो कैश है या फिर जो ड्रग्स है, नार्कोटिक्स है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे अक्रॉस बॉर्डर मूव कर दी जाती है। तो यहाँ से ये जो यूथ को रिक्रूट किया गया चंद पैसों के लिए, और जो ये यूथ है इस पैसों को लेके, इन चीज़ों को लेके जो लोकल क्रिमिनल्स है उन तक पहुँचाते थे, तो एज अ कैरियर के रूप में जो है इनको अपॉइंट किया गया। अब हमें देखने मिलता है कि ये जो नेटवर्क किन किन गतिविधियों में था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईडीज़, ये जो पिस्टल्स, ये जो बॉम्ब्स, ग्रेनेड्स जो है, अब हमें देखने मिलता है कि इनका यूज़ ये कहाँ करेगा। यहाँ से इसको लोकल क्रिमिनल तक पहुँचाया गया और यही लोकल क्रिमिनल जो है भारत के अलग अलग हिस्सों में जो है फैलकर भारत को जो है दहशतगर्दी के में जो धकेलने का प्रयास कर रहे थे। फिर हमें देखने मिलता है कि ये पहले ऐसे हमले हो चुके हैं। हाँ, ये हमले हमें देखने मिलते हैं जो अभी रिसेंट समय में अंबाला अटैक हुआ, 2026 के जनवरी में अंबाला अटैक हुआ, जहाँ पे एक पुलिस स्टेशन को ध्वस्त किया गया। हरियाणा के सिरसा में जो अटैक हुआ, या फिर हमें देखने मिलता है कि जो जालंधर के अंदर हमें देखने मिलता है कि जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था रॉजर संधू, उनके यहाँ पे भी जो है हमें अटैक देखने मिलता है। तो यहाँ पे हमने जो कानून की धाराएं लगाई, जहाँ पे हमने यूएपी आर्म्स एक्ट, एनआईए एक्ट, इन सब के एक्ट के माध्यम से जो है लगभग 200 लोगों को जो है वो हिरासत में लिया। इसके अलावा जो एनआईए जैसी एजेंसी है जिसकी जो अस्तित्व में आती 2008 के मुंबई टेरर अटैक के बाद में, इसका मेन काम यही है कि भारत के अंदर जितने भी आतंकी हमला है उन सबको रोकने का प्रयास है। और इसके बाद में हमें देखने मिलता है कि ये वो पाकिस्तान की पीओ फैक्ट्री है जहां का निशान जो है वहां की पिस्टल्स और ग्रेनेड्स के अंदर हमें देखने मिलता है। इसके अलावा ये सब चीज़ें जो है हमें बरामद हुई जब हमने गिरफ्तारियां की जॉइंट ऑपरेशन के साथ में। अब हमें देखने मिलता है कि ये जो बॉर्डर है जहाँ पे हमें देखने मिलता है कि यहाँ पे राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, ये भारत का बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इशू है। क्यों? क्योंकि यहीं पे जो पाकिस्तान है बहुत लंबे समय से भारत को एक्सप्लॉइट करते हुआ है।
जैसे 1970 और 80 के दशक के अंदर पंजाब को भारत में इतना बड़ा इंसर्जेंट मूवमेंट बना दिया खालिस्तान के नाम से, सारी बैकिंग पाकिस्तान की थी। और आज भी हमें देखने को मिलता है कि जम्मू कश्मीर को अनस्टेबल करना हो या पंजाब को अनस्टेबल करना हो, इनफैक्ट पंजाब आज जो ड्रग की प्रॉब्लम से झेल रहा है उसमें सबसे बड़ा जो नाम है वो पाकिस्तान का ही आता है। और इसके बाद में हम देखते हैं कि इन्होंने क्या किया, इनका मूल उद्देश्य क्या था, ये जो भट्टी नेटवर्क था इसका मूल उद्देश्य क्या था। इनका मूल उद्देश्य था कि एक लो इंटेंसिटी वॉरफेयर। क्यों? क्योंकि भारत से सीधा लड़ना संभव नहीं है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के समय भी देखा कि अगर भारत से सीधा टकराने जाएंगे तो ये संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए एक लो इंटेंसिटी वॉरफेयर, मतलब आग जलनी चाहिए, बड़ी वो छोटी चले या बड़ी चले, आग जरूर जलनी चाहिए। ये पाकिस्तान के हिस्सा है। साथ ही के अंदर हमें देखने को मिलता है कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन का मुद्दा है, जब पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन का मुद्दा आता है तब जो है भारत उनका मेन एजेंडा है। अगर पाकिस्तान में आपको जीतना है किसी प्रकार का इलेक्शन तो आपको भारत विरोधी बातें करनी पड़ेगी। पाकिस्तान की एक ही दिक्कत है, वो है भारत, लेकिन भारत की जो दिक्कत है वो पाकिस्तान नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। हम तो इन्हें अपने में काउंट ही नहीं करते, लेकिन ये जो लोग हैं ये अपने आप को बड़ा महान दिखाते हैं। ये पूरा जो दुष्चरित्र है पाकिस्तान जो रच रहा है ये था डिस इन्फॉर्मेशन का वॉरफेयर। आज के समय के अंदर अगर आपको युद्ध करना है तो ज़रूरी नहीं आप गन से युद्ध करें, युद्ध जो है सोशल मीडिया के थ्रू भी होता है। जहाँ पे बांग्लादेश के अंदर, जहाँ पे नेपाल के अंदर सत्ता परिवर्तन हो जाती है सिर्फ एक सोशल मीडिया के द्वारा, तो यहीं पे हमें देखने को मिलता है कि पाकिस्तान जो है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहा है। जहाँ पे वो कह रहा है कि मतलब जिस यूथ को उन्होंने अपॉइंट किया था उसी यूथ को बोला कि आप जाइए, आप सीसीटीवी चाइनीज़ मेड सीसीटीवी कैमरा खरीदिए और उसको जो है पुलिस स्टेशंस, मिलिट्री बेसेस, जो धार्मिक स्थल है वहाँ पे इसको इंस्टॉल कीजिए और वहाँ पे जाके जो है टारगेटेड किलिंग करना, बॉम्ब ब्लास्ट करना, ये सब उन्होंने जो है उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड की। तो हमें देखने को मिलता है कि पाकिस्तान ग्लोबल स्टेज पे, इंटरनेशनल स्टेज पे ये इमेज देना चाहता है कि भारत तो एक अनस्टेबल पॉलिटी है जहाँ पे इनके खुद ही इनके जो चीज़ें हैं वो चल नहीं पा रही है, जहाँ पे ये जो है वो अपनी धार्मिक स्थलों को मेंटेन नहीं कर पा रहे, अपने ही लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे। तो ये एक वॉरफेयर जो है भारत को जो है वो एक बहुत ही गंदी इमेज के साथ में इंटरनेशनल स्टेज पे प्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं। साथ ही हमें देखने को मिलता है कि जब इनसे पूछा गया कि भाई तुम ऐसी चीज़ें काहे कर रहे हो, तो इनने बोला पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज कभी नहीं आ सकता। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई पाकिस्तान ने ये जो चीज़ है, ये सारे के सारे दावे जो हैं वो सारे के सारे दावे खारिज कर दिए और उनको बोला कि सारे के जो दावे हैं, भारत कुछ नहीं, अपने डोमेस्टिक इश्यूज़ को छुपाने के लिए भारत ये दावे करता है, सारे के सारे दावे जो हैं वो झूठ है। लेकिन मेरा प्रश्न ये हो सकता है कि ये जो पाकिस्तान है ये चाहता क्या है भारत से। लेकिन जब हम बात करते हैं जो दिल्ली के जो ब्लास्ट थे या मुंबई ब्लास्ट थे या इसके अलावा ये जो हरकतें हैं, ये जो लो इंटेंसिटी वॉरफेयर का गेम खेल रहा है वो ये चाहता क्या है। तो पाकिस्तान की जब हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं कि पाकिस्तान चाहता क्या है, तो पाकिस्तान जब से इसका जन्म हुआ एक फेल स्टेट, एक आर्टिफिशियल स्टेट जो कि धर्म के नाम पे बना है, ये स्टेट सिर्फ इसलिए जी रहा था कि भारत ना जीना चाहिए। एक ऐसी विचारधारा के साथ में जब ये आगे बढ़ रहा है तो इसने क्या किया, ये कैसा भारत को परेशान करता है वो देखते हैं। सबसे जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जैसे लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, इन सबको क्या किया, इसने पनाह दी। वहाँ पे लॉजिस्टिक्स, ट्रेनिंग, आर्म्स, हथियार, पैसा जो चाहिए वो दिया ताकि जम्मू कश्मीर और पंजाब और राजस्थान वाले जो हिस्से हैं उसको जो है वो अनस्टेबल कर सके। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि इसने क्या किया, अफगानिस्तान का भी यूज़ किया था। जब तालिबान 1.0 रूल था तब हमें देखने को मिलता है कि अफगानिस्तान बड़ा खफा रहता है भारत से, जिसमें सबसे ज़्यादा जो फायदा था वो पाकिस्तान का होता था। तो पाकिस्तान नॉन स्टेट एक्टर से या फिर हमारे नेबर्स को हमारे अगेंस्ट में करके या फिर जो है हमारे कश्मीर को एज ए ज्वलनशील मुद्दा ग्लोबल स्टेज पे जो पहुंचाता है वो पाकिस्तान ही करता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि पाकिस्तान मानता है कि भारत से सीधे लड़ाई तो संभव नहीं है, इसलिए ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, जिस प्रकार से भारत को मार सकते हो उस प्रकार से भारत को मारो ताकि ये जो है जीवित ना रह सके। इसलिए भारत माता जो है आज भी लहूलुहान है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान एक फ्रंट पे नहीं खेल रहा है, वो 3 से 4 फ्रंट खोल के बैठा है भारत सरकार को परेशान करने के लिए। चाहे वो मुंबई अटैक्स की बात करनी हो, चाहे टेरर अटैक्स की बात करनी हो, चाहे पहलगाम की बात करनी हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात करनी हो, लेकिन भारत ये कह सका है कि एन एक्ट ऑफ टेरर इस विल बी कंसिडर एज एन एक्ट ऑफ वॉर। साथ ही के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के बाद में हमें देखने को मिलता है कि पाकिस्तान को थोड़ी बहुत बुद्धि आई, लेकिन उसने कुछ और चीज़ें भी अपने आप की अपडेट की है, जहाँ पे पाकिस्तान ने लगभग 3 लेवल पे जो है 3 मोर्चे भारत की तरफ खोल दिए हैं। और साथ में वेस्ट एशिया के अंदर अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जहाँ पे ईरान के 20 लाख के शहीद ड्रोन ने 35 करोड़ की जो थार्ड मिसाइल सिस्टम है, जो इंटरसेप्टर है, उन सबको तबाह कर दिया, तहस नहस कर दिया। मतलब ईरान ने जो है अपनी ड्रोन स्ट्रेटेजी से दुनिया के दादा को तो चैलेंज कर दिया। तो ये भी ये चीज़ सीख रहे हैं, जहाँ पे ऑपरेशन सिंधु के समय चाइनीज़ में, टर्किश में ड्रोन्स जो हैं इन्होंने इस्तेमाल किए। और ये देखने को मिलता है कि भारत की सुरक्षा हमने भी तो चीज़ें सीखी है। तो भारत ने अपना जो डॉक्ट्रिन है, वो जो सिद्धांत है वो बदल दिया, जहाँ पे हम अब प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि एन एक्ट ऑफ टेरर, अगर हम पे किसी प्रकार आतंकी हमला हुआ
तो हम माफ़ नहीं करेंगे। फिर हमें देखने को मिलता है कि जो स्पाई एजेंसी, मतलब इनकी अभी ये स्ट्रेटजी है कि भारत की सोसाइटी और पॉलिटिक्स के अंदर इतने हद तक घुस जाओ, इस हद तक उसको कैप्चर कर लो और पूरा का पूरा जो सिस्टम है तबाह कर दो कि भारत जो है वो जी ना सके। तो ये अभी पाकिस्तान इसी स्ट्रेटजी पे खेल रहा है, जहाँ पे हाइब्रिड टेररिज्म की बात करता है, जहाँ पे मिलिट्री रोल, जहाँ पे वो बिलीव करता है कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या फिर जो है कन्वर्जन, इन सारे के मुद्दे से भारत को भटका के रोको। भारत भटकेगा तो भारत ग्रोथ नहीं कर पाएगा, अमृतकाल तो क्या भारत जी भी नहीं पाएगा, ये ऐसा सोचता है। तो अब देखते हैं हमने क्या किया। हमने देखा कि ये सब चीज़ें, फिर भारत ने देखा कि अब क्या कर सकते हैं। ऐसे तो चीज़ें नहीं चलेगी, क्योंकि हमारे मोदी जी ने बड़ा प्रयास किया कि इनसे बातचीत कर लेते हैं, लेकिन ये बातचीत पे बात होते ही नहीं है। जब हमने प्रयास किया तो हमने एक चीज़ बोल दी कि द ब्लड एंड द वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। फिर हमने देखा कि भारत का सिद्धांत क्या है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर बहुत ज़्यादा घातक झेली, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि धर्म के नाम पे जो है हमारे लोगों को मारा गया, जहाँ पे हमने ये देखा कि वो हमारे घर में घुस के हमें मार रहे थे। तो हमने ये संदेश दे दिया कि हम किसी को नहीं छोड़ने वाले, तुम आकाश में हो, पाताल में हो, जहाँ पे भी हो, तुम्हारी मौत हम स्वयं लिखेंगे। तो हमें देखने को मिलता है कि भारत ने क्या किया। निश्चित रूप से 3 डॉक्ट्रिनल चेंज हमें देखने को मिलता है कि अगर हम पे कभी भी हमला होता है, जिस भाषा में हम तुमसे बात करोगे उसी भाषा में हम तुमसे बात करेंगे। और इसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि जो चूरण तुम न्यूक्लियर बॉम्ब की दुनिया भर में बेचते हो, जो दिवाली की फटाके की तुम बात करते हो, तो हम उससे तो डरने ही नहीं वाले। ये जो तुम्हारी धमकियाँ हैं ना, ये नहीं होने वाली। और लेकिन अगर किसी दिन तुमने हम पे बॉम्ब फोड़ने का सोचा या फोड़ दिया, तो ये तय है कि अगले दिन का सूर्य पाकिस्तान तो नहीं देख पाएगा, क्योंकि हमारी एक डॉक्ट्रिनल चेंज है, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, जहाँ पे हम न्यूक्लियर बॉम्ब पहली बार में तो हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमने तुम्हें मार दिया, तुमने हमें, तो हम तुम्हें छोड़ेंगे भी नहीं। अब हमें देखने को मिलता है कि इस पूरे मास्टरमाइंड के अंदर जो हमें ये भी देखने को मिलता है कि अब भारत ने ये चीज़ डिसाइड कर ली है कि चाहे वो सरकार हो चाहे वो आतंकी हो, दोनों ही केस के अंदर हम मानेंगे कि ये, मतलब दोनों ने अगर किसी प्रकार से भारत को नुकसान पहुंचाया तो हम मानेंगे कि ये एक आतंकी हमला है और हम दोनों को जवाब देंगे। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि जो आतंकी कृत्य है, मतलब उसको पता है कि पूर्ण रूप से युद्ध तो कर नहीं सकता, लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंधु के समय जो अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी का परिचय दिया, जहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल, अस्त्रा मिसाइल, जहाँ पे हमने जो है घर में घुस के मारा, इस चीज़ का बहाल तो पाकिस्तान का हो गया होगा कि भारत अब 1947 वाला भारत नहीं है। साथ ही के अंदर हमें देखने को मिलता है कि मोदी जी ने जब ऑपरेशन सिंदूर को देखा तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस था, जहाँ हमारे भाइयों को धर्म के नाम पे मारा गया, जहाँ पे उन्होंने जो है पहलगाम जैसे चीज़ें की। और इसी के बाद भारत ने ये बात बता दी कि अगर आप, मोदी जी ने बात बहुत पूर्ण रूप से क्लियर की है कि अगर वहाँ से गोली आती तो यहाँ से गोला आएगा। इनफैक्ट हमारे NS अजय डोभाल ने बात बोली थी कि जिन्होंने हमें मारा है हम उसको नहीं छोड़ेंगे, हम जो है कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। और साथ ही के अंदर हमारे डॉक्टरल लेवल पे ये भी चेंज आया कि हमारे जो देवी देवता है, अगर उनके एक हाथ में अस्त्र है तो दूसरे हाथ में उनकी मर्यादा भी है। हम मर्यादा से बात करना जानते हैं, लेकिन अगर तुम हमें थोड़ा सा भी छेड़ोगे तो हम जो है वो दुर्गा, शक्ति और काल जो है बन के आएंगे। साथ ही के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय पाकिस्तान जो है अब इसको बहुत प्रयास करता है कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत की जो इमेज है वो ख़राब कर सके, लेकिन भारत जो है जम्मू कश्मीर को दुनिया का स्वर्ग बनाएगा। ये बात तो हम तय कर चुके हैं, चाहे आर्टिकल 370 को हम अब्रोगेट करने की बात करें, चाहे हम जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट की बात करें, वहाँ पे सिक्योरिटी लेवल पर बात करें, भारत जो है प्रयासरत है कि जम्मू कश्मीर जो है वो पूर्ण रूप से वापस आगे बढ़ेगा। और साथ ही के अंदर हमें देखने को मिलता है कि बलूचिस्तान के अंदर जो इस समय मोमेंट चला है, जहाँ पे 11 अगस्त को जो है उन्होंने आज़ादी की मांग की थी और खुद को एक आज़ाद राष्ट्र के रूप में डिक्लेयर कर दिया था, और 14 अगस्त को जिस दिन पाकिस्तान पैदा हुआ था, एक फेल्ड स्टेट, ऐसा कहा भी जाता है कि अ नेशन डज नॉट कोलैप्स इन वन डे बट वन डे विल सून कम। पाकिस्तान के लिए चीज़ बहुत अच्छे से बैठती है कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान चूँकि बलूचिस्तान का इशू देख रहा है, फिर POG के, जहाँ पे पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का मामला देख रहा है, जहाँ पे वहाँ से आवाज़ आ रही है कि हमें तो जो है आज़ादी चाहिए, भारत से नहीं पाकिस्तान से। इसके अलावा हम जो है अपने तालिबान भाइयों से बात कर रहे हैं, जो समय समय पे जो है ड्यूरन लाइन पे कहीं ना कहीं गोला मारते हैं। तो पाकिस्तान को ये बात तो समझ में आ जानी चाहिए कि अब भारत जो है ना ही वो अकेला है, ना ही वो शक्तिहीन है। भारत ये लेसन ले चुका है कि भारत को शक्तिशाली बनना पड़ेगा, एक विकसित राष्ट्र बनना पड़ेगा, और इसी के लिए हमने बोला कि शक्ति ज़रूरी है ताकि हम शांति की स्थापना कर सकें। बिकॉज स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट स्ट्रेंथ। जय हिंद।